हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग रे एनालिसिस का अपना जो सेकेंड लेक्चर है उसको देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने उसमें क्लियर करा दिया था आपका, और अभी बाकी है उसे क्वेश्चन करवाना, तो वो क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा। आप लोग अपने से ही कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा सीक्वेंस के बारे में। तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मेरा एक मिशन है कि आप लोग कैसे सिर्फ यूट्यूब से ही सीएसआर नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका अगर टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या फिर सीईटी यूजी पीजी या आईआईटी जैम या फिर गेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर भी जो ये सीरीज है मेरा वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए जो आज का लेक्चर है हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसे अब शुरू करते हैं। हम लोग सीक्वेंस को बेसिक से समझेंगे। अगर आपने पहले ही बेसिक पढ़ लिया है सीक्वेंस का, तो भी ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और कुछ नया कॉन्सेप्ट मिले। ठीक है, नया थिंकिंग मिले कि सीक्वेंस आखिर क्या होता है, इसको कन्वर्जेंस को हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होता है कन्वर्जेंस का, डाइवर्जेंस का, कब सीक्वेंस ऑसिलेट करता है। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस को लेके वो और भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर को शुरू करते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस को। ठीक, देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे कि आखिर सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, देखिए जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं। ठीक, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट देते हैं, और जिसका मतलब है A1 A2 A3 A4, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, और AN फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आता है। देखिए ये सबको हम लोग बोलते हैं टर्म्स, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसको फोर्थ टर्म, इसी तरह से इसको बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जो सीक्वेंस होता है उसमें हम लोग बोलते हैं टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने सेट पढ़ा था, तो सेट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, मान लीजिए ABC इस तरह से एलिमेंट है, तो देखिए इसमें जो ABC है उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। ये से वो क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया सेट और सीक्वेंस में। अब देखिए हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन होता है सीक्वेंस का उसे देखते हैं कि आखिर सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस और कुछ नहीं, एक फंक्शन होता है। कहां से कहां तक, n से, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से s क्या है, सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है n से लेके s तक। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए डोमेन का हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 1 2, डोमेन क्या है यहाँ पे n है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये डोमेन हो गया हमारा। मान लीजिए इस फंक्शन का जो इमेज है 1 का इमेज, उसको लिखते हैं A1, 2 का A2, 3 का A3। ठीक है, इस तरह से हम लोग इमेज लिखते हैं। जो इमेज कहां से आएगा, यहां से आएगा, मतलब कि रियल नंबर आएगा। तो A1 A2 A3 क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस का टर्म्स। ठीक है, AN इज इक्वल टू A1 A2 A3, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो समझ गए ना आप लोग, जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। कहां से कहां तक, n से लेके सबसेट ऑफ रियल नंबर तक। इसीलिए हम लोग सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस का जो टर्म्स आ रहा है वो कहां से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बारे में ही आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि बेसिक डेफिनेशन क्या होता है सीक्वेंस का। अब देखिए और एक जो डिफरेंस होता है सेट और सीक्वेंस में, उसको देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सीक्वेंस का AN, जहां टर्म्स क्या है 1 है, मतलब कि हर एक टर्म्स क्या है 1 है, 1 1 1 1, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए जो यहाँ पे टर्म्स है वो यहाँ पे रिपीट कर सकता है, एक टर्म्स कई बार आ सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता है। क्या हम लोग 1 1 इस तरह से लिख सकते हैं, कभी भी नहीं। हम लोगों को जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है, इस तरह सिंगलटन सेट 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन जो टर्म्स है वो रिपीट कर सकता है सीक्वेंस में। और एक चीज देखिए कि जो ये सीक्वेंस है कांस्टेंट सीक्वेंस बोलेंगे इसको। ठीक है, तो उसको अगर फंक्शन में लिखना चाहे तो हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, तो डोमेन हमारा कहां से आएगा, n से आएगा, तो 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा डोमेन हो गया। और इमेज में क्या आएगा, सिर्फ जो कोडोमेन में क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 का इमेज भी 1, 2 का इमेज भी 2,
3 का भी 1, 4 का भी 1, मतलब कि सारे जितना भी एलिमेंट आ रहा है डोमेन से उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, 1 होगा इस कांस्टेंट सीक्वेंस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर दिया हम लोग एफ, और यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो उसका जो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म भी 1 है, सेकेंड टर्म भी 1 है, थर्ड टर्म भी 1 है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर इस फंक्शन का, ठीक है, ये फंक्शन एक हमारा एफ है, तो फंक्शन का अगर इमेज हम लोग निकालना चाहें, इमेज ऑफ क्या एफ, तो ये क्या होगा, सिर्फ सिंगलटन सेट 1 होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इमेज ऑफ सीक्वेंस ए एन, इस ए एन का जो इमेज होगा वो क्या होगा, सिंगलटन सेट 1। तो इमेज हमेशा क्या होता है, एक सेट होता है, और सेट में एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो टर्म्स है वो रिपीट कर सकता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोगों को ये कुछ ज्यादा ही बेसिक लग रहा होगा तो भी आप लोग वीडियो से बने रहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग समझेंगे कि सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे अब। ठीक, सीक्वेंस ऑफ हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे तो मान लीजिए ए एन हमारा सीक्वेंस है। देखिए ये सीक्वेंस या तो कन्वर्जेंट होगा, इसके बाद मैं कंडीशन दूंगा कि कब कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, इसके लिए क्या नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होता है, या तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाया होगा। ठीक, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते रहिए, आपको सीक्वेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, या तो कन्वर्जेंट होगा सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस, या तो डाइवर्जेंट होगा, या अगर दोनों नहीं होता तो क्या होगा, और जो हमारा ऑसिलेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस हमारा ऑसिलेट कर जाएगा। ठीक है, तो यही 3 चीज हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस या तो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा या फिर ऑसिलेशन होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग कन्वर्जेंट के लिए जो कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होगा कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग अब देखेंगे। देखिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को हम लोग देखेंगे कि कब कोई सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होता है कन्वर्जेंट होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, सीक्वेंस को बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड मतलब क्या, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग जो नेसेसरी कंडीशन है, जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग नोट करते जाइए। बाद में हम लोग एग्जांपल के साथ डेफिनेशन समझेंगे कि सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड कब कहेंगे। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन में, मतलब कि सीक्वेंस को बाउंडेड होना ही चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कन्वर्जेंट को चेक करेंगे। अगर बाउंडेड ही नहीं होता है तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे कि कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो आप लोग नेसेसरी कंडीशन को तो समझते ही होंगे। ठीक, अब देखिए बाउंडेड तो होगा ही, इसके साथ ही साथ जो सीक्वेंस हमारा होगा वो क्या होना चाहिए, उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग पहले कुछ पढ़े होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग कंडीशन को पहले देख लीजिए। यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए किसी भी सीक्वेंस का, ये क्या हो गया, हमारा नेसेसरी कंडीशन हो गया। इसके साथ ही साथ जो थर्ड कंडीशन है हमारा नेसेसरी में, उसमें क्या है, जो लिमिट सुपीरियर होता है ए एन का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। ठीक है, हम लोग लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर को भी आगे समझेंगे। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन हो गया, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर को बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है, लिमिट जो हमारा सीक्वेंस है उसको क्या होना चाहिए, कॉची सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि कॉची सीक्वेंस आखिर होता क्या है एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो ये 4 जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन, ये चारों होना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग कन्वर्जेंट को चेक करेंगे किसी भी सीक्वेंस के लिए। तो ये हमारा नेसेसरी कंडीशन हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो सफिशिएंट कंडीशन है, तो नेसेसरी प्लस सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है किसी भी सीक्वेंस का क्या, कन्वर्जेंट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, सीक्वेंस अगर बाउंडेड होने के साथ साथ अगर यूनिक लिमिट पॉइंट कंटेन करता हो, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन साथ में यहाँ पे सेटिस्फाई करता हो, यूनिक लिमिट पॉइंट, कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड भी हो जाए और यूनिक लिमिट पॉइंट भी कंटेन करता हो कोई सीक्वेंस, तब हम लोग कहेंगे कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता हो तो सीक्वेंस क्या होगा,
कन्वर्जेंट होगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सीक्वेंस का लिमिट निकाल सकते हैं। तो लिमिट कैसे निकालते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, ठीक है, ये हमारा लिमिट होता है। आगे क्या करेंगे, कन्वर्जेंट चेक करेंगे, उसके बाद लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक, इसको भी हम लोग एग्जांपल के साथ आगे के लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो नेसेसरी प्लस सफिशिएंट कंडीशन हो गया, बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट। इसके साथ ही साथ और भी कुछ होता है यहाँ पे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे और में आता है, देखिए, लेकिन यहाँ पे एंड में था, मतलब कि चारों कंडीशन नेसेसरी होता है, मतलब कि चारों को होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट ही होता हुआ तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए प्लस क्या हो जाए, मोनोटोनिक हो जाए, ठीक है, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक, तो भी हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मोनोटोनिक को भी आगे समझेंगे। ठीक, अगर बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक दोनों सेटिस्फाई हो जाए किसी भी सीक्वेंस के लिए, तो वो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो इतना सारा कंडीशन हो गया। देखिए 6 कंडीशन मैंने बताया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो अगर आप इन चारों 6 कंडीशन को अप्लाई करने सीख जाएंगे तो आपको कभी भी कन्वर्जेंट चेक करने के लिए प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा किसी भी सीक्वेंस के लिए। उसके बाद इस मेथड से आप लोग लिमिट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे कि बाउंडेड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर क्या होता है, कोई सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस कब कहेंगे, और साथ ही साथ मोनोटोनिक क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, और एग्जांपल भी मैं दूंगा जिससे कि आपको और क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बाउंडेड को समझते हैं कि सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड कब कहेंगे। ठीक, देखिए बाउंडेड, देखिए हम लोगों ने इमेज पढ़ लिया है, ठीक है, इमेज ऑफ an, ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। अगर ये सेट, ये क्या है, एक सेट है, अगर ये सेट बाउंडेड हो जाए, ठीक है, तब हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा सीक्वेंस है an वो भी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे सेट से चेक करेंगे हम लोग, बाउंडेड सीक्वेंस, ये क्या है, बाउंडेड सेट। अगर इमेज ऑफ an बाउंडेड सेट हो जाए तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक, मान लीजिए एग्जांपल है हमारा an, मतलब -1n, इस तरह से हमारा सीक्वेंस है। अगर इसको टर्म्स को देखना चाहें तो n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 2 3 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस तरह से आगे बढ़ेंगे इसका टर्म्स। ठीक है, अब देखिए हमको चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज सेट ऑफ an निकालेंगे। ठीक है, तो इमेज ऑफ जो सीक्वेंस हमारा दिया गया है -1n, देखिए इसका इमेज सेट कैसे निकालेंगे, हम लोग टर्म्स देखेंगे और टर्म्स में जो भी एलिमेंट आता है उसको लिखेंगे सिर्फ एक बार। तो -1 और +1, तो -1 +1, ठीक है, तो यही 2 टर्म्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार। तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है टर्म्स है उसी को लिखेंगे सेट में, तो -1 +1। अब ये हमारा एक सेट बन गया। क्या ये सेट बाउंडेड है, तो बिल्कुल है, ये सेट एक फाइनाइट सेट है तो बाउंडेड हो गया। ठीक है, मतलब कि ये बाउंडेड सेट हो गया हमारा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस था -1n, ये क्या हो गया, हमारा बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, क्योंकि जो इमेज सेट है वो क्या है, बाउंडेड सेट। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग बाउंडेड को चेक करेंगे किसी भी सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे इस एग्जांपल के द्वारा। आप लोग कोई भी एग्जांपल उठाइए अपने से, किसी बुक में देखिए और इस तरह से इमेज सेट निकाल के उसको बाउंडेड को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि बाउंडेडनेस को यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद चलिए हम लोग क्या समझेंगे, अब बाउंडेड समझ लिया, उसके बाद हम लोग समझेंगे लिमिट पॉइंट क्या होता है सीक्वेंस का। ठीक, देखिए लिमिट पॉइंट, देखिए हमारा मान लीजिए an हमारा सीक्वेंस है, तो कोई भी एक अल्फा रियल नंबर उठाते हैं, ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इसलिए अल्फा यहाँ पे रियल नंबर है। ये जो अल्फा है वो जरूरी नहीं कि इसके टर्म्स में आए, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, अल्फा कोई आर्बिट्री रियल नंबर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, इफ फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिए हम लोग एक नेबरहुड बना रहे हैं अल्फा का,
अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये हमारा एक नेबरहुड हो गया, कोई भी नेबरहुड, ठीक है, फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, इसलिए कोई भी एक नेबरहुड हो गया किसका, अल्फा का एक नेबरहुड, अगर ये नेबरहुड कंटेंस करता हो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an, कंटेंस इनफाइनाइट टर्म्स, देखिए यहाँ पे टर्म्स आ रहा है, ठीक है, सीक्वेंस का टर्म्स होता है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ an, तब हम लोग बोलेंगे जो अल्फा है वो क्या है, एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया, लेकिन हम लोग किसी भी पॉइंट को कैसे चेक करेंगे कि लिमिट पॉइंट होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए जो वर्किंग रूल है यहाँ पे उसको देख लीजिए, ठीक है, यहीं से हम लोग चेक कर पाएंगे, इस डेफिनेशन को यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको आप लोग यूज करके लिमिट पॉइंट को चेक कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए हम लोगों को मान लीजिए चेक करना है कि अल्फा बिलोंग्स टू आर, क्या ये जो an हमारा दिया गया है सीक्वेंस उसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, देखिए इसका दो मेथड होता है, ठीक है। तो पहला मेथड है कि जो अल्फा है, अल्फा वो रिपीट कर जाए टर्म्स में इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब कि जो सीक्वेंस है वहां पे अल्फा बार बार आ जाए, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए, ठीक है। अल्फा रिपीट्स, मैं एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, अल्फा रिपीट्स इटसेल्फ इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। अगर इनफाइनाइट टाइम्स यहाँ पे अल्फा रिपीट कर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन यहाँ पे नहीं चेक फुलफिल हो रहा है, तब हम लोग क्या चेक करेंगे, देखिए अल्फा बिलोंग्स टू आर, अगर ये एक लिमिट पॉइंट हो जाए, किसका लिमिट पॉइंट हो जाए ऑफ इमेज सेट ऑफ an, ठीक है, मतलब कि जो हमारा सेट मिलता है इमेज सेट सीक्वेंस का, अगर उसका लिमिट पॉइंट हो जाए, आप लोग सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है उसको तो चेक करना आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग सेट को पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, तो मेरा लेक्चर जो मेरा चैनल पे आप लोगों को रियल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा पुराना वाला, वहां पे मैंने सेट का 7 लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, वहां पे आप लोगों को सारा चीज लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो अल्फा अगर लिमिट पॉइंट हो जाता है इस सेट का, इमेज सेट का, तो भी हम लोग अल्फा को क्या बोलेंगे, एक लिमिट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इस कंडीशन को चेक कीजिएगा, अगर रिपीट नहीं कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, इमेज सेट का अगर लिमिट पॉइंट होता है या नहीं होता है उसको चेक करेंगे, ठीक। तो ये दो मेथड हो गया किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इन्हीं दो पॉइंट्स को यूज कीजिएगा, इस डेफिनेशन को यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग इन दोनों कंडीशन को कैसे यूज करेंगे। देखिए अगेन हम लोग वही एग्जांपल ले रहे हैं -1 रेज़ टू द पावर n। देखिए यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। अगर बेसिक जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ उसका अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपके लिए जो हार्ड एग्जांपल है या कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है उसको भी समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं आगे के लेक्चर में जो एग्जांपल है उसको जो एग्जाम में आए हुए थे प्रीवियस ईयर में उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए -1 रेज़ टू द पावर n, इसका अगर हम लोगों को लिमिट पॉइंट चेक करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसका टर्म्स आएगा -1 +1 -1 +1, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को इसको चेक करेंगे कि कोई भी अगर पॉइंट रियल नंबर रिपीट करता हो इनफाइनाइट टाइम्स तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 +1 -1 +1 -1 +1 इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो -1 भी जो ऑड यहाँ पे टर्म्स आ रहा है उसमें -1 आ रहा है, ठीक है। और जो इवेंट टर्म्स आ रहा है, इवेंट टर्म्स, उसमें क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो दोनों ही टर्म्स यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो -1 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा, और +1 भी हमारा एक क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दो लिमिट पॉइंट मिल रहा है, -1 और +1, ठीक। तो हमारा ये यूज करने हम लोग सीख लिए। अब चलिए इसको यूज करने सीखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है वो है, सीक्वेंस का एग्जांपल मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। तो इसका टर्म्स क्या हो जाएगा, 1, फिर 1/2, फिर 1/3, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कोई भी टर्म्स यहाँ पे रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, नहीं कर रहा है, 1 आ रहा है, फिर हाफ आ रहा है, फिर 1/3 आ रहा है, फिर 1/4 आ रहा है, तो कोई भी टर्म्स यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं इस एग्जांपल में। अब चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं, अल्फा को क्या होना चाहिए, इमेज सेट का लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे इमेज सेट जो होगा इस सीक्वेंस का 1/n का, वो क्या हो जाएगा, अगेन
यहाँ पे ये खुद आ जाएगा, ठीक है, 1/n ये सेट आ जाएगा, ठीक, इमेज सेट, मतलब कि यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हर एक टर्म्स यहाँ पे इस जो सेट है उसका एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो 1/n सेट, तो यही हमारा इमेज सेट हो गया। अब देखिए जो ये सेट है उसका जो अगर हम लोग लिमिट पॉइंट कैसे बताएंगे, तो आप लोग जानते होंगे 1/n कहाँ टेंड्स करता है, 0 की ओर टेंड्स करता है, तो 0 इसका क्या हो गया, इस सेट का लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। 0 एक लिमिट पॉइंट हो गया इमेज सेट का, इसका मतलब है कि 0 क्या हो गया, एक लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस मेथड से हम लोग देख लिए कि हम लोग कैसे कोई पॉइंट को लिमिट पॉइंट है या नहीं है उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 एक लिमिट पॉइंट हो गया, और इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि टर्म्स यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, -1 और +1, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज करने सीख लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिमिट पॉइंट को चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे। और एक यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, अपना कॉपी में इसको लिख लीजिए। देखिए जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी हम लोग नेबरहुड लेते हैं अल्फा के अराउंड, तो वो कंटेंट्स करना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तब जो अल्फा है उसको बोलेंगे हम लोग लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने समझ लिया। मान लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन बनता है कि फॉर सम, और यहाँ देखिए फॉर ऑल था, यहाँ पे फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर अल्फा के अराउंड जो नेबरहुड है, ठीक है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये अगर एक्सक्लूड करता हो, ठीक है, एक्सक्लूड करता हो ओनली फाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an, तब क्या ये अल्फा यहाँ पे लिमिट पॉइंट कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जो नेबरहुड होता है वो क्या करता है, कंटेंट्स करता है इनफाइनाइट टर्म, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडीशन दिया है कि ये जो एक नेबरहुड आता है किसी भी डेल्टा के लिए, ये क्या करता है कि इसके बाहर में, मतलब कि इसको छोड़ के, ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह रियल लाइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा आ रहा है और ये नेबरहुड बना रहे हैं, तो इस नेबरहुड के अलावे जो भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो सीक्वेंस का टर्म है वहां पे फाइनाइट टर्म्स ही आता है इसके बाहर में, ठीक है। तो क्या अल्फा को हम लोग तब भी लिमिट पॉइंट बोलेंगे? नहीं, तब हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा सीक्वेंस an है वो क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई भी नेबरहुड, कोई भी एक सिंगल डेल्टा के लिए अगर नेबरहुड अल्फा के अराउंड एक्सक्लूड करता हो, ठीक है, सिर्फ फाइनाइट टर्म्स ऑफ an, तब क्या अल्फा हमारा लिमिट पॉइंट होगा? तो नहीं होगा। इससे सिर्फ एक ही चीज हो सकता है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या होगा, बाउंडेड। तो आपको इस नोट को भी आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये एग्जांपल हम लोगों ने लिया था उसमें लिमिट पॉइंट का संख्या क्या है, 2 है, ठीक। तो यूनिक लिमिट पॉइंट तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो हम लोगों ने एक कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन देखा था, इसमें यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो जो हमारा एग्जाम्पल है 1 - 1n, इसमें हमारा लिमिट पॉइंट क्या मिलता है, +1 और -1, मतलब कि 2 लिमिट पॉइंट मिल जा रहा है। तो हमारा जो नेसेसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस एग्जाम्पल के लिए। तो ये एग्जाम्पल कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि नेसेसरी कंडीशन ही यहाँ पे फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कंडीशन को चेक करते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग उसे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक। आप लोग सिर्फ पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए और समझिए कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कन्वर्जेंस को, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल भी दे रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, अब एग्जांपल के साथ समझेंगे। देखिए वर्किंग रूल। देखिए सबसे पहले हम लोग एक सेट बनाएंगे एस, किसका सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, मतलब कि सबसे पहले हम लोग हर एक लिमिट पॉइंट को उठाएंगे सेट में से और उसका एक सेट बनाएंगे, ठीक है। सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑल छूट गया, ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस an। अब ये जो सेट बना उसका अगर हम लोग सुप्रीमम निकालेंगे, ठीक है, आप लोग तो सेट का सुप्रीमम निकालने जानते ही होंगे, और इसका इन्फीमम निकालेंगे इस सेट का। ये सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ an है। जो सुप्रीमम मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिट सुपीरियर, ठीक है। ये आसान तरीका हो गया। और जो इन्फीमम मिलेगा एस का
उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिट इंफीरियर। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, उसका सुप्रीमम और उसका इन्फीमम। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल से आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि अगेन हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल -1 रेज़ टू द पावर n। तो सबसे पहले जो इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट निकालेंगे s, तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया था। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट क्या आएगा इसका, -1 और +1, क्योंकि -1 और +1 इन्फिनिट टाइम्स ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है, तो ये लिमिट पॉइंट हो गया -1 और +1। ठीक है, तो हम लोगों को सेट मिल गया, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। अब इसका सुप्रीमम निकालेंगे और इसका इन्फीमम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, और इसका सुप्रीमम +1। ये तो काफी सिंपल है। ठीक है, इस सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो +1 मिला हम लोगों को, सुप्रीमम मिला इस सेट का, वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर, और -1 क्या हो जाएगा हमारा लिमिट इंफीरियर किस, इस सीक्वेंस का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आसानी से निकाल सकते हैं। कन्वर्जेंस के लिए जो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे दोनों को इक्वल होना चाहिए, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में क्या देखा, जो लिमिट सुपीरियर है वो क्या मिलता है +1 और लिमिट इंफीरियर -1, दोनों क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंसी यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए नेसेसरी कंडीशन फेल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एग्जांपल कन्वर्जेंट होगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो हम लोगों ने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर समझ लिया। चलिए हम लोग अब कॉची सीक्वेंस को समझते हैं। देखिए कॉची सीक्वेंस, मान लीजिए कि हमारा सीक्वेंस an है। ठीक है, अगर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें एक डेल्टा मिल जाए, सॉरी हमें एक m मिल जाए नेचुरल नंबर, सच दैट जो हमारा am + n - am, हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, हमारा ये क्या हो जाए, लेस देन, मतलब कि देखिए अगर हम लोग सीक्वेंस को इस तरह से लिखते हैं a1 फिर a2 फिर a3, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस, तो हम लोगों को अगर कोई भी एक एप्सिलॉन हमको ग्रेटर देन 0 हमको दिया जाता है, तो हम लोगों को एक टर्म्स मिलेगा am। ठीक है, मान लीजिए am यहाँ पे है, इस टर्म्स के जो बाद वाला जो टर्म्स आएगा, मान लीजिए am + 1 आ रहा है, फिर am + m + 2 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अगर डिफरेंस लेते हैं हम लोगों को am के साथ कोई भी टर्म्स का, या तो इसका टर्म्स लेते हैं इसके साथ डिफरेंस, या तो फिर इसके साथ डिफरेंस लेते हैं, मतलब इसका और इसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो am और am + 1, या फिर am और am + 2, या फिर am और am + 3, इसका डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारा सिग्मा से छोटा ही मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा कॉची सीक्वेंस बन जाएगा अगर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है। ठीक, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। और एक यहाँ पे नोट लिखिए, अगर सीक्वेंस क्या है, रियल नंबर का सीक्वेंस है इन R, अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता है, ठीक है, कॉची सीक्वेंस, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। मतलब कि जो कॉची सीक्वेंस का कंडीशन है वो क्या हो गया, हमारा नेसेसरी प्लस सफिशिएंट, दोनों ही हो गया सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज कन्वर्जेंट एंड वाइस वर्सा आल्सो ट्रू। ठीक है, मतलब कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन R इज ऑल्सो ऑलवेज कॉची सीक्वेंस। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये एक थ्योरम है, इसका मैं प्रूफ अभी करवा के नहीं दूंगा, आप लोग किसी बुक से आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे और कुछ नोट्स लिख लीजिए। अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वो हमेशा क्या होगा, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, अगर कॉची सीक्वेंस होता है कोई, तो इसके पास क्या होगा, एटमोस्ट 1 लिमिट पॉइंट, मतलब कि एक, या तो 0 लिमिट पॉइंट होगा या 1 लिमिट पॉइंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, एटमोस्ट 1 लिमिट पॉइंट। और एक चीज आप लोग देख लीजिए, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगा। इस सब को आप लोग नोट में लिख लीजिए। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, मतलब कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा ही, एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट बाउंडेड होगा तब। अभी देखिए मोनोटोनिक में आगे बताऊंगा, लेकिन अगर मोनोटोनिक होता है कोई सीक्वेंस तो भी इसके पास एटमोस्ट 1 लिमिट पॉइंट मिलेगा, एटमोस्ट
वन लिमिट पॉइंट, मतलब कि कॉची होने पे भी एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट और मोनोटोनिक होने पे भी एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट, लेकिन बाउंडेड होने पे एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कम से कम एक, और कॉची होने पे बाउंडेड तो होगा ही सीक्वेंस। तो इतने सारे नोट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस का, उसका जो एक अपोजिट रूप होता है वो क्या होता है, देखिए मतलब कि कब कोई सीक्वेंस कॉची नहीं होगा। कॉची नहीं होने का कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे am प्लस n माइनस am ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। और जहां क्या फॉर सम m के लिए, फॉर सम n एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब कि कोई टर्म मिल जाए हम लोगों को am, उसके बाद अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं उसके आगे के टर्म्स के साथ, तो वो हमेशा ग्रेटर देन सिग्मा हो जाए। यहाँ पे लेस देन था, देखिए अगर ग्रेटर देन यहाँ पे सिग्मा हो जाए, अगर ये इसका डिफरेंस हमेशा कोई किसी एक सम m के लिए, तब हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, नॉट कॉची, ठीक है। तो आप लोग इस कंडीशन को भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नॉट कॉची। आप लोग इस एग्जांपल को लेके यहाँ पे चेक कर लीजिए खुद से, ठीक है। -1/n यहाँ से इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए ये जो सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। अगर आप लोग इस यहाँ पे डेफिनेशन को यूज करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो आप लोग इसको खुद से करके देखिए, अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई सीक्वेंस अगर कॉची सीक्वेंस नहीं है तो उसको भी पता कर सकते हैं इस डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने कॉची सीक्वेंस भी समझ लिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कॉची सीक्वेंस क्या होता है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों होता है, अगर सीक्वेंस कहाँ से आता हो, रियल नंबर से आता हो, ठीक है। तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में भी आ गया, जिससे कि आपका जो नोट्स है वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो जो यहाँ पे देखिए जो थर्ड कंडीशन है नेसेसरी और सफिशिएंट में, वो क्या है, कॉची, ठीक है, कॉची सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये भी हमारा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो गया, ठीक, रियल नंबर के लिए सिर्फ। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कॉची। इसके बाद चलिए हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस समझते हैं। देखिए मोनोटोनिक समझते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, देखिए अगर कोई सीक्वेंस an+1 ये क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाए और ऑल n, तब इसको बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए कि an+1 ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है an से और ऑल n, तब इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हो गया मोनोटोनिक, लेकिन क्या है, ये इंक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये दोनों ही मोनोटोनिक हुआ। मोनोटोनिक में डिक्रीजिंग भी हो सकता है। देखिए डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होता है, an+1 ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू an, ठीक है, और ऑल n, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इसी प्रकार से an+1 अगर लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन हो, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली का साइन इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, an और ऑल n, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ये चार कंडीशन हो गया मोनोटोनिक होने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मान लीजिए इस तरह सीक्वेंस लेते हैं n, इसको क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं कर रहा है टर्म्स, मतलब कि इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसको स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। 1 2 3 हमेशा बढ़ते जा रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस हमारा an है, वो इस प्रकार से 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 या 3 मान लीजिए, फिर 4 4 5 6, इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे देखिए टर्म्स क्या हो रहा है, इक्वल भी आ रहा है एक के बाद और बढ़ भी रहा है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि देखिए ये दोनों टर्म्स इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, इस तरह से यहाँ इक्वल भी मिल जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, ठीक। अगर -n यहाँ पे लगा लीजिएगा तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से कोई सीक्वेंस है 1 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7, इसके बाद मतलब देखिए यहाँ तक टर्म्स क्या आ रहा है, 1 2 एक बार बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन इसके बाद देखिए हमेशा क्या आ रहा है, इसके बाद हमेशा बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इवेंचुअली इंक्रीजिंग, ठीक है। मतलब कि कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के जो सीक्वेंस का टर्म है वो क्या है, इंक्रीजिंग कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इवेंचुअली इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग इसका साइन इस तरह लिखते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग डिक्रीजिंग इवेंचुअली डिक्रीजिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इवेंचुअली क्या होता है उसको समझ लीजिए होंगे।
कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी को देखिए, वो क्या इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, जो पहला फाइनाइट टर्म्स है, या 100 है, 1000 है, 1 करोड़ है, कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट होना चाहिए, उसको छोड़ दीजिए और बाकी को देखिए। ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग इवेंचुअली। ठीक, तो आप लोगों ने मोनोटोनिक भी समझ लिया। ठीक, देखिए -1 रेज़ टू द पावर n, अगर इस एग्जांपल को देखते हैं तो -1 + 1 -1 + 1। ठीक है, देखिए ये क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? नहीं, एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। ठीक, तो ये एग्जांपल यहाँ पे मोनोटोनिक नहीं है। ठीक, लेकिन अगर इस एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, देखिए हम लोगों ने यहाँ तक सारा चीज समझ लिया। मान लीजिए इस एग्जांपल को लेते हैं, इसका मतलब 1 फिर हाफ फिर 1/3। इस एग्जांपल को आप लोग बहुत जगह यूज आप लोगों का होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। 1 + 1 हाफ 1/3 1/4, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? तो बिल्कुल बाउंडेड है, मतलब कि 1 इसका क्या है, अपर बाउंड हो गया और 0 इसका लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो गया। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। अब देखिए ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, देखिए 1 फिर घट रहा है फिर घट रहा है, तो ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बाउंडेड हो गया और मोनोटोनिक हो गया, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक हो गया। ठीक है, तो हमारा जो कंडीशन है नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया इस एग्जांपल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसका लिमिट पॉइंट हम लोग चेक करना चाहें तो हम लोगों ने लिमिट पॉइंट भी यहाँ पे देखा था पहले ही। इसका कोई भी टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इमेज सेट का लिमिट पॉइंट निकालेंगे, जो कि हमारा 0 मिल रहा था, देखे थे हम लोग। ठीक है, तो 0 इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट। तो केवल एक ही लिमिट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसलिए नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो लिमिट सुपीरियर है वो भी क्या है, अगर सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट में एक ही एलिमेंट यहाँ पे कंटेंट हो रहा है 0, ठीक है, तो उसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो भी 0 होगा, मतलब कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल है, और वो क्या है, 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंट है इसलिए हमेशा दोनों इक्वल होगा, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम लोगों ने सारा चीज को देख लिया, बाउंडेड, मोनोटोनिक, लिमिट, यूनिक लिमिट पॉइंट और लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। इन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने इस एग्जांपल के द्वारा समझा लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए हम लोग सीक्वेंस को कब डाइवर्जेंस होगा उसको समझते हैं। ठीक है, ये अब सिर्फ लेक्चर खत्म ही होने वाला है, ये सिर्फ लास्ट में समझा देता हूं कि डाइवर्जेंस कब होगा तो सीक्वेंस, और ऑसिलेट कब होगा। ठीक है, देखिए डाइवर्जेंस होने के लिए कोई सीक्वेंस को क्या जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए, या तो प्लस इन्फिनिटी और में या तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, साथ ही साथ इसको क्या होना चाहिए, आइदर, यहाँ पे एंड में आता है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, आइदर अनबाउंडेड अबव, ठीक है, प्लस बाउंडेड बिलो, दोनों होना चाहिए। देखिए अनबाउंडेड मतलब कि सीक्वेंस को ना या तो प्लस इन्फिनिटी की तरह ओपन होना चाहिए और इधर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, और में माइनस इन्फिनिटी की तरफ इसका अनबाउंडेड होना चाहिए और इधर बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ नहीं बनना चाहिए। तो आइदर अनबाउंडेड अबव प्लस बाउंडेड बिलो, मतलब कि इधर एक तरफ खुला होना चाहिए, एक तरफ अनबाउंडेड, या फिर अनबाउंडेड अगर बिलो होता है कोई सीक्वेंस, ठीक है, मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, तो इसको बाउंडेड अबव होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ इस यहाँ पे अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों तरफ अगर अनबाउंडेड हो जाता है तो उसको डाइवर्जेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अनबाउंडेड अबव। एग्जाम्पल के लिए इसको लीजिए, देखिए सीक्वेंस n 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये बाउंडेड बिलो है, 1 से बाउंडेड है इस बिलो में, लेकिन आगे तरफ प्लस इन्फिनिटी में ये अनबाउंडेड है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, और इसका जो लिमिट है वो क्या है, इन्फिनिटिव है, प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यूनिक लिमिट पॉइंट आ रहा है प्लस इन्फिनिटिव। तो ये जो हमारा ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल है n, वो क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटिव। इसी प्रकार से माइनस n क्या है, डाइवर्जेंट है, ये क्या है, ये अनबाउंडेड बिलो है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव की तरफ ये अनबाउंडेड है, लेकिन बाउंडेड अबव है, क्योंकि -1 इसका अपर बाउंड हो गया इस सीक्वेंस का। ठीक है,
तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है और इसका यूनिक लिमिट पॉइंट क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंडीशन 1 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये दो एग्जांपल मैंने दे दिया, n और -n, ये क्या हो गया डाइवर्जेंट का एग्जांपल। अब देखिए अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव प्लस अनबाउंडेड बिलो दोनों हो जाएगा तो वो डाइवर्जेंट नहीं होगा। एग्जांपल के लिए देखिए इस सीक्वेंस को देखिए -1 रेज़ टू पावर n इंटू n, ठीक है। ये सीक्वेंस ना माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जाएगा, अनबाउंडेड बिलो भी है और प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जाएगा। देखिए जिसको अगर लोग लिखना चाहें तो ये आएगा -1 फिर +2 फिर -3 फिर +4 फिर -5, ठीक। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो माइनस की तरफ से भी ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और प्लस के तरफ से भी ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इस सीक्वेंस को बोलेंगे हम लोग ओसिलेट इनफिनिटली, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और एक चीज होता है ओसिलेट फाइनाइटली। मान लीजिए कि इस एग्जांपल को लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा -1 +1 -1 +1। तो देखिए ये तो फाइनाइट आ रहा है, -1 बाउंडेड मिल रहा है यहाँ पे -1 +1, लेकिन क्या आ रहा है एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है, -1 +1 -1 +1। तो इसको बोलते हैं ओसिलेट फाइनाइटली, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमारा हो गया ओसिलेट फाइनाइटली का और ये एग्जांपल हो गया ओसिलेट इनफिनिटली का, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं हुआ और डाइवर्जेंट नहीं हुआ तो वो हमेशा क्या होगा एक ओसिलेट सीक्वेंस ही होगा। फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग एग्जांपल बना रहे हैं, इन दोनों को छोड़ के मान लीजिए कोई सीक्वेंस है 1 2 फिर मान लीजिए कुछ है 0 फिर 3 फिर -5, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस है। अब देखिए एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो देखिए इस तरह से जा रहा है सीक्वेंस, मतलब कि कोई यहाँ पे कन्वर्जेंट भी नहीं होगा ये और डाइवर्जेंट भी नहीं होगा, इसलिए इसको बोलेंगे ओसिलेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल बना सकते हैं खुद से ही ओसिलेट का, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप लोगों ने कन्वर्जेंट के कंडीशन को समझ लिया एग्जांपल के साथ, ठीक है। कैसे हम लोग चेक करते हैं क्या क्या कंडीशन होता है। तो ये 6 कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। अगर ये 6 कंडीशन को आप लोग यूज करना सीख जाएं तो आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने डाइवर्जेंट के लिए भी समझ लिया कि कंडीशन क्या होता है, साथ ही साथ ओसिलेट के लिए भी हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो उसे आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग लिमिट कैसे चेक करते हैं, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सीक्वेंस का, उसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, ठीक है। तो आगे की लेक्चर में भी मैं सीक्वेंस के आगे वाला जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।